गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यश हुसैनी बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे सेंट्रल फोर्सेस के बारे में, केंद्रीय बलों के बारे में, और उससे रिलेटेड हम गति के समीकरण पढ़ चुके थे। क्लियर है। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं ना, वो भी किससे रिलेटेड है? सेंट्रल फोर्सेस से रिलेटेड है, केंद्रीय बलों से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चन है जो कि किस पर बेस है? केंद्रीय बलों पर। क्या कि हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत यानी कि हमारे पास कौन सा बल लग रहा होगा? केंद्रीय बल लग रहा होगा, सेंट्रल फोर्सेस लग रहे होंगे। ठीक है, केंद्रीय बलों के अंतर्गत कोणीय संवेग का मान, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का मान क्या रहता है? संरक्षित रहता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का मान, कोणीय संवेग का मान क्या रहता है? संरक्षित रहता है। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो किसके अकॉर्डिंग? केंद्रीय बलों के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम कंडीशन भी कौन सी लेंगे? केंद्रीय बलों की। तो प्रीवियस क्लास में हमने केंद्रीय बलों के लिए गति के समीकरण बनाए थे, तो उनमें से मैं एक समीकरण ले लेता हूं, और वो समीकरण देखो क्या है कि m इंटू 2 इंटू dr अपॉन dt इंटू d थीटा अपॉन dt प्लस r इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। ठीक है, m इंटू 2 इंटू डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी प्लस r इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमने प्रीवियस क्लास में फाइंड आउट कर ली थी, निकाल ली थी, है ना। अब हमें इस इक्वेशन को मैं यूज में ले रहा हूँ, और कोणीय संवेग का मान कांस्टेंट रहता है, संरक्षित रहता है, ये प्रूव कर दूंगा मैं, है ना। तो देखो कैसे प्रूव करता हूँ मैं। मैथमेटिकली अगर हम ये जो इक्वेशन है, इसमें मैं r से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। देखो r से क्या करने पर? गुना करने पर, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर, पूरी इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या बनेगा? देखो m इंटू 2r डी आर अपॉन डी टी इंटू डी थीटा अपॉन डी टी प्लस r से मल्टीप्लाई किया r स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास। ठीक है, और इस इक्वेशन को, ये जो पूरी इक्वेशन है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो d अपॉन डी टी, ठीक है, d अपॉन डी टी m इंटू आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर मैं इस टर्म का क्या करूं? अवकलन करूं ना, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये इक्वेशन क्या होगी? बन जाएगी। करके देख लेते हैं। देखो d अपॉन डी टी एम इंटू आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी है। m तो क्या होता है? कांस्टेंट, m तो बाहर आ जाएगा, d अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन से हम इसका कर सकते हैं m। सबसे पहले हम करते हैं आर स्क्वायर का, किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। तो इसका अवकलन आर स्क्वायर का क्या होता है? 2r, और r का t के रिस्पेक्ट में करेंगे डी आर अपॉन डी टी
पहले का करा, दूसरा तो ऐसा का ऐसा रहेगा डी थीटा अपॉन डी टी प्लस, अब आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा और डी थीटा अपॉन डी टी का करेंगे तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि देखो ये टर्म बन रही है नहीं बन रही है, एम टू आर डी आर अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी प्लस आर स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। यानी कि अगर हम इसका उकलन करें तो ये टर्म बन जाती है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखना ये जो हमारे पास टर्म है कि m इंटू आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी का अवकलन जो है वो 0 है। ये d अपॉन डी टी क्या बताता है? ठीक है, समय के साथ परिवर्तन, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताता है ना। d अपॉन डी टी क्या बताता है? समय के साथ जो परिवर्तन है ना इस पद में वो कितना है? 0 है। अगर इस पद में परिवर्तन 0 है तो ये पद क्या होगा? m इंटू आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी क्या होगा? ये होगा हमारे पास क्या? कांस्टेंट। ये क्या होगा हमारे पास? कांस्टेंट होगा, नियत होगा। अब देखो ये पद क्या है? एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, ये क्या कहलाता है हमारे पास? कोणीय संवेग का ही फॉर्मूला होता है। J इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या? नियत। यानी कि जब हमारे पास केंद्रीय बल लगे होते हैं ना तो जो J होता है, कोणीय संवेग होता है, उसका मान संरक्षित रहता है, नियत रहता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? अतः केंद्रीय बलों के अंतर्गत, अतः केंद्रीय बलों के अंतर्गत जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, कोणीय संवेग होता है, वो क्या रहता है? संरक्षित रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब आप कहोगे ये कैसे फॉर्मूला हुआ एम आर स्क्वायर डी अपॉन डी थीटा कोणीय संवेग का? तो देखो कोणीय संवेग मैंने बताया था आपको क्या फॉर्मूला होता है? J इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है। ठीक है, अगर इनके बीच में थीटा 90 डिग्री होगा तो J इज इक्वल टू क्या होगा? आर पी साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो J इज इक्वल टू आर इंटू पी लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ये कौन है? क्या निकाल रहे हैं हम? वेग नहीं, संवेग। अब देखो P बराबर क्या होता है? mv। तो P की जगह हमने क्या लिख दिया? mv लिख दिया। अब v इज इक्वल टू क्या होता है? r ओमेगा। कोणीय वेग रेखीय वेग में संबंध होता है। J इज इक्वल टू आर इंटू एम इंटू क्या? ओमेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो J इज इक्वल टू देखो m लिख दिया मैंने, r इंटू आर स्क्वायर और ये आ गया ओमेगा। और ओमेगा क्या होता है? ओमेगा कोणीय वेग होता है। कोणीय विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन को कोणीय वेग कहते हैं। पढ़ा चुका हूँ मैं पहले वाली यूनिट में। तो J इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर क्या? डी थीटा अपॉन डी टी। तो इसी को तो मैंने एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी को क्या कहा है? कोणीय संवेग कहा है। तो ये जो पद होता है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है हमारे पास? कोणीय संवेग को और एंगुलर मोमेंटम को। तो इससे सिद्ध होता है कि जो कोणीय संवेग होता है ना वो नियत होता है, संरक्षित होता है। ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग दर्शाया हमने? केंद्रीय बलों के अंतर्गत। अब देखो केंद्रीय बलों पर बेस्ड हम एक और चीज देखते हैं, और ये क्या है समझना। इसको भी छोटे छोटे क्वेश्चन टाइप बना दिए हैं मैंने। क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत, केंद्रीय बलों के अंतर्गत कुल ऊर्जा, केंद्रीय बलों के अंतर्गत कुल ऊर्जा संरक्षित
रहती है, यानी टोटल ऊर्जा का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट आ जाएगा। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुल ऊर्जा आप देखने वाले हो ना, यहाँ पर जो कुल ऊर्जा हम देखने वाले हैं, टोटल एनर्जी जो देखने वाले हैं ना, वो क्या आएगी, एक तो होगी इसमें क्या, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, एक होगी हमारे पास क्या, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, और एक क्या, घूर्णन गतिज ऊर्जा, ठीक है, यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इन तीनों ऊर्जाओं का योग, तीनों एनर्जी का योग जो होगा ना, वो नियत होगा। यही हमें क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है। आई बात समझ में। और ये कौन से बलों के अंतर्गत देख रहे हैं हम, केंद्रीय बलों के अंतर्गत। तो जब भी केंद्रीय बलों के अंतर्गत की बात करते हैं, तो हमने प्रीवियस क्लास में केंद्रीय बलों के लिए क्या देखी थी, इक्वेशन देखी थी। तो सबसे पहले हम उन्हीं इक्वेशंस को काम में लेते हैं। तो उनमें एक इक्वेशन ये थी क्या, कि m इंटू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, m इंटू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके इक्वल आई थी हमारे पास, एफ आर के इक्वल आई थी, ठीक है। m इंटू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आर। आ गई बात समझ में। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। हम सबसे पहले m को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, m इंटू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस m इंटू आर डी थीटा अपॉन डी टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, एफ आर। बन गया सिंपल। मैंने क्या किया है, m से अभी मल्टीप्लाई किया है। और ये जो इक्वेशन है ये कैसे आई, इसके लिए आपको प्रीवियस क्लास देखनी पड़ेगी, है ना। अगर प्रीवियस क्लास देखोगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा। अब इसमें मैं एक फॉर्मूला काम में ले रहा हूँ, क्या, कि जो बल होता है, फोर्स होता है, और जो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल ऊर्जा होती है ना, एनर्जी होती है, में क्या रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, वो होता है F इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर होता है, ठीक है। क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर। तो देखो इसको मैं कुछ इस तरीके से समझा सकता हूँ, जैसे हमारे पास ये एक तीर कमान होता है, ये उसकी क्या होती है, डोरी होती है, ठीक है। और हम इस पर क्या लगाते हैं, एक तीर लगाते हैं। अब क्या होगा, इसको चलाना है ना, तो इस डोरी को आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे खींचना पड़ेगा। ऐसे जाएगा ये तिरकमान पीछे की ओर, तीर ऐसे पीछे तीर खींचना। तो पहले तीर कहाँ लगा हुआ था, यहाँ लगा हुआ था, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इसको क्या करा, पीछे खींचा डोरी को, तो फोर्स लगाया या नहीं लगाया, लगाया। विस्थापन कितना हुआ है डोरी का, आर। तो हमने क्या किया, कार्य किया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या, एफ डॉट डी आर। मान लो डी आर विस्थापन किया। कार्य करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे। और यह कार्य हमने कहाँ किया, अपोजिट डायरेक्शन में किया, इसलिए हम क्या लगाते हैं, नेगेटिव लगा देते हैं, ठीक है। तीर कमान में क्या करते हैं, हम डोरी पर फोर्स लगाते हैं ऐसे पीछे की ओर। तो बल लगा रहे हैं नहीं लगा रहे, लगा रहे हैं बल। विस्थापन हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है। डोरी खींचेगी ना, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। और ये देखो ये डोरी पीछे की ओर खींचते हम, और जैसे छोड़ते तीर कहाँ जाता है, आगे की ओर जाता है। तो ये जो कार्य होता है ना,
ये जो हमने डोरी को पीछे की, ये कार्य इसमें किसके रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, पोटेंशियल ऊर्जा के रूप में। और जैसे ही हम छोड़ते हैं तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है और ये तीर दूर तक जाता है। ऐसा ही होता है ना। तो कार्य किया dW इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर, यही कार्य क्या कहलाता है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो du इज इक्वल टू माइनस के एफ इंटू डी आर, ठीक है। और इन दोनों के बीच में यदि थीटा कितना हो, 0 हो, तो du इज इक्वल टू माइनस ऐसे लिख सकते हैं एफ डी आर कॉस थीटा, एफ डॉट डी आर ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू 0 रखो तो cos 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो यहाँ से हम f की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो f इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस डी यू अपॉन डी आर आएगा, ठीक है। तो आपको तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये याद रखना है कि f इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी यू अपॉन डी आर होता है, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखो क्या बनेगा, m इंटू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एम इंटू आर डी थीटा अपॉन डी टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद अभी हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था जस्ट इससे पहले। वो क्या था कि जो कोणीय संवेग होता है ना J, वो किसके इक्वल होता है, m इंटू आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी के। अभी बनाया था फॉर्मूला। कोणीय संवेग किसके इक्वल होता है, J इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी के। और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो क्या आएगा, जे अपॉन एम इंटू आर स्क्वायर आएगा। डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आएगी, जे अपॉन एम इंटू आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन है। तो एम इंटू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, और ये बन रहा है माइनस एम इंटू आर, और ये बन रहा है क्या, जे अपॉन एम इंटू क्या, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर। सिंपल हमने कौन सी चीज़ यूज़ में ले रही है, मैथमेटिक्स ले रही है। तो फिर इसको हम सोल्व करते हैं, एम इंटू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एम इंटू आर इंटू ये बन रहा है जे स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इंटू आर की पावर 4, है ना, इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर। और m इंटू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस, देखो ये बन रहा है जे स्क्वायर, एक m से एक m कैंसिल, तो यहाँ बनेगा m, और r से एक r कैंसिल, तो ये बनेगा r क्यूब माइनस डी यू अपॉन क्या, डी आर, ठीक है। ये बन जाएगा m इंटू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर, ठीक है। हमें तो टोटल एनर्जी क्या सिद्ध करनी है, नियत रहती है, संरक्षित रहती है, कंजर्व रहती है, ये सिद्ध करना है हमें तो इसके लिए अब देखो मैं क्या करता हूँ कि अगर हम d अपॉन डी आर क्या निकालें, 1 अपॉन आर स्क्वायर निकालें, ठीक है। करके देख रहे हैं हम, d अपॉन डी आर 1 अपॉन आर स्क्वायर निकाले ना, तो इसका जो अवकलन होगा वो होता है -2 अपॉन आर क्यूब। कैसे किया, आर की पावर ऐसे लिखते हैं d अपॉन डी आर, आर की पावर -2, तो n x n -3, तो -2 अपॉन
आर क्यूब होता है। इसका हमें डिफरेंशियल ही तो करना है, अवकलन ही तो करना है। कर दिया हमने। -2 अपॉन क्या होता है, आर क्यूब होता है। अब देखो 2 को इधर लिया हूँ मैं, तो ये बनेगा क्या, 1/2 डी अपॉन डी आर, और 1 क्या, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 डी अपॉन डी आर, 1/आर स्क्वायर इज इक्वल टू -1/आर क्यूब। यानी -1/आर क्यूब की जो वैल्यू है ना, वो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 डी अपॉन डी आर की टर्म में लिख सकते हैं। चेंज कर दें हम इसको ताकि हमारे पास प्रूव हो जाए। ये देखो m इंटू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, m इंटू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। अब देखो माइनस और 1/आर क्यूब की जगह जे स्क्वायर अपॉन एम तो पहले ही है, प्लस जे स्क्वायर एम तो क्या है, पहले ही है, और -1/आर क्यूब की जगह ये पूरी टर्म आ जाएगी क्या, हाफ डी अपॉन डी आर इंटू 1/आर स्क्वायर इज इक्वल टू -du अपॉन डी आर। ठीक है, सिंपल हमने क्या यूज में लिए यहाँ पर, मैथमेटिक्स काम में लिए हमने। अब देखो इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखो m इंटू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी आर को मैंने बाहर लिया, डी अपॉन डी आर। देखो अब जे स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहता है, m कॉन्स्टेंट होता है, 2 कॉन्स्टेंट होता है, और आर स्क्वायर अंदर है, ये सारी चीज़ें मैं अंदर ले जाता हूँ। तो ये बनेगा देखो जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर, 2m आर स्क्वायर इज इक्वल टू -du अपॉन डी आर। ये कैसे ले गए, अगर देखो अगर इसका अवकलन होगा ना तो किसका होगा, केवल आर स्क्वायर का, बाकी जे स्क्वायर अपॉन 2m तो बाहर आ सकता है, तो अंदर भी लिख लिया तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, कांस्टेंट टर्म है जे स्क्वायर अपॉन क्या 2m। सारों को किसके लिए अंदर लिख लिया मैंने, अवकलन के अंदर लिख लिया। ठीक है भाई, लिख लिया तो ठीक है, इतना बन गया हमारे पास। अब m इंटू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो इस टर्म को मैं इक्वल के बाद ले जा रहा हूँ, वहाँ पर क्या है, डी यू अपॉन डी आर तो है ही, और इसको ले गए तो -d अपॉन डी आर, और ये बन रहा है हमारे पास जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर बन रहा है, बन जाएगा। फिर m इंटू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों में से हमने कॉमन ले लिया -d अपॉन डी आर, तो यहाँ बनेगा u प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर बन जाएगा। m इंटू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू -d अपॉन डी आर u प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको कैसे करते हैं हम, देखो दोनों तरफ डी आर अपॉन डी टी से क्या कर देते हैं हम, गुना करने पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ डी आर अपॉन डी टी से क्या कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा, देखो m इंटू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, डी आर अपॉन डी टी से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस यह बन रहा है डी अपॉन डी आर इंटू डी आर अपॉन डी टी से मल्टीप्लाई किया, u प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, बिल्कुल बन जाएगा। इसको हम हटा देते हैं। अब आगे सोल्व करते हैं। देखो इसको हम, ये जो पूरी की पूरी टर्म है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, देखो m इंटू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी, डी आर से डी आर कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी अपॉन
डी टी और u प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m क्या आर स्क्वायर बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा। अब देखो ये जो इक्वल से पहले टर्म है ना, दिखाई दे रही है ये इक्वल से पहले टर्म, इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो d अपॉन डी टी यानी कि अवकलन, ठीक है, अवकलन किसका, हाफ m डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर का, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। इस टर्म को, ये जो पद है उसको ऐसे लिख सकता हूँ और बराबर के बाद जो है ना उसको एज इट इज़ u प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, d अपॉन डी टी क्या हाफ m डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसका अवकलन करो आप, ये लिखा है मैंने, ये इसका अवकलन करो, हाफ आ जाएगा m आ जाएगा डी आर अपॉन डी टी का करोगे तो क्या आएगा 2 इंटू डी आर अपॉन डी टी, और फिर डी आर अपॉन डी टी का करोगे तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, 2 से क्या कैंसिल हो जाएगा 2, तो देखो कौन सी टर्म बन रही है m डी आर अपॉन डी टी और डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। यानी अगर हम इस टर्म का क्या कर दें, अवकलन कर दें तो ये बन जाता है, ठीक है, इसका अवकलन कर दें हम तो ये बन जाता है। अब देखो ये है क्या, ठीक है, ये बन गया हमारे पास, बिल्कुल बन गया। अब ये कैसा है, बाद में नेगेटिव है, तो इसको भी हम पहले लेके आए, देखो तो सब में से इसको, ये जे स्क्वायर अपॉन ये टर्म माइनस ये और ये भी डी अपॉन डी टी है, इसको भी पहले लेके आए तो दोनों में से क्या कॉमन आएगा, डी अपॉन डी टी कॉमन आएगा। यहाँ से तो क्या मिल रहा है, देखो 1/2 हाफ m और ये बन रहा है डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, और यहाँ से पहले लेकर आएंगे तो नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और डी अपॉन डी टी कॉमन आई गया है तो क्या बनेगा प्लस u प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर, और इक्वल के बाद क्या आएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब देखो ये टर्म जो है ना, ये टर्म, इसमें जो परिवर्तन है वो 0 है, ऐसे ही पढ़ेंगे ना हम, d अपॉन डी टी यानी कि समय के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है इस टर्म में वो कितना है हमारे पास 0 है। अगर ये 0 है, ठीक है, परिवर्तन 0 है तो ये जो टर्म होगी, ये जो पद होगा कौन सा, हाफ m डी आर अपॉन डी टी होल स्क्वायर प्लस u प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर, ये पद कैसा होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये पद क्या होगा, नियत होगा और कांस्टेंट होगा। और ये जो पद होता है ना, ये पद क्या कहलाता है, कुल ऊर्जा कहलाता है, टोटल एनर्जी कहलाता है। हमें सिद्ध क्या करना था, कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस घूर्णन ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है, नियत होती है। ये जो फर्स्ट पद दिखाई दे रहा है ना, ये कौन सा होता है, गतिज ऊर्जा का होता है, काइनेटिक एनर्जी का होता है। U किसको रिप्रेजेंट करता है, स्थितिज ऊर्जा को, पोटेंशियल एनर्जी को, और जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, घूर्णन गतिज ऊर्जा को, ठीक है। तो ये किसको व्यक्त करता है, घूर्णन गतिज ऊर्जा को, U स्थितिज ऊर्जा को, और ये गतिज ऊर्जा को। टोटल ऊर्जा जो होगी ना हमारे पास वो क्या होती है, नियत होती है, संरक्षित होती है, जब कौन सा बल लग रहा हो, केंद्रीय बल। अब देखो ये मैं टर्म समझा देता हूँ अलग से। ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है या नहीं है, देखो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है,
हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी क्या होता है, विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन, यानी डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ये देखो, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा तो यू ही होती है। अच्छा, घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये होता है या नहीं होता, ये भी देख लें। घूर्णन ऊर्जा का फॉर्मूला मैंने बताया था 1/2 क्या होता है, आई ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आई क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण होता है। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है m इंटू आर स्क्वायर। और जो ओमेगा होता है ना, वो कोणीय वेग होता है। और कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी जो होती है ना, वो एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है, कोणीय विस्थापन जो है, उसमें समय के साथ परिवर्तन कोणीय वेग कहलाता है। यानी ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी का क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, फिर जब हम इसको ऐसे लिख देंगे हम, ठीक है, इतना लिख देंगे क्या, हाफ इंटू एम इंटू आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, बन जाएगा। अब अभी हमने एक टर्म पढ़ी थी किसके बारे में, अभी कोणीय संवेग के बारे में पढ़ी थी ना। कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, कोणीय संवेग का फॉर्मूला था J इज इक्वल टू था एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी का क्या होल स्क्वायर था। यही था ना कोणीय संवेग का फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस टर्म को कोणीय संवेग की टर्म में बदल सकते हैं। हमें तो देखो ये बनाना है क्या, जे स्क्वायर अपॉन 2mr² बनाना है हमें। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई ये टर्म घूर्णन गतिज ऊर्जा तो ये होती है या नहीं होती, पहले ये देख लो, होती है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, भाई ये पद घूर्णन गतिज ऊर्जा का है या नहीं है, ये सिद्ध करना है। तो देखो जे स्क्वायर अपॉन 2mr², ये पद घूर्णन गतिज ऊर्जा का है या नहीं है, ये सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, ये चीज़ें होती है नहीं होती, आई बराबर mr² और ओमेगा स्क्वायर बराबर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ये घूर्णन ऊर्जा होती है। अब जे स्क्वायर अपॉन 2mr² है या नहीं है, पूरा का पूरा पद है। अभी अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जब कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, किसकी वैल्यू, जे की वैल्यू कितनी होती है, जे की वैल्यू m इंटू आर स्क्वायर, m इंटू आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। होती है नहीं होती, होती है। और इंटू m इंटू आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, और ये तो किसकी वैल्यू रख दी हमने, जे स्क्वायर की। ठीक है, m इंटू आर स्क्वायर डी टी, तो इसका भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना, ये m इंटू आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी का क्या होल स्क्वायर इंटू 1/2m और क्या 2m आर स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू रख दी मैंने, जे की। अब ऐसा रख दूंगा तो देखो क्या होगा, यहाँ पर m स्क्वायर है, आगे तो r है, एक m से एक m कैंसिल, तो ऊपर एक m बचेगा इंटू क्या आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा आर स्क्वायर, एक आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, और क्या बचेगा डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर बचेगा, और नीचे क्या बचेगा 2। और देखो ये पद 1/2mr² डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ये घूर्णन ऊर्जा को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी mr² डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये भी तो घूर्णन ऊर्जा को, यानी जे स्क्वायर अपॉन 2mr², ये और 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों कौन सी ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, घूर्णन गतिज ऊर्जा को।
तो ये पद जो है ना, तो ध्यान रखना वो क्या है, घूर्णन गतिज ऊर्जा का है। तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा और घूर्णन और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।